हाँ बोलो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक मेरे को लगा कि वैसे दिया नहीं बचा डिटेल में। अरे क्लास पीछे आयुष क्या कर रहा है भाई? भाई हाँ कुछ नहीं बंद कर लो इसको। आप लोगों को पता है पहला इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। क्वेश्चंस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आसानी से समझ में आ गया था ना टॉपिक बढ़िया से। तो जैसे आज प्रिंस का एग्जाम भी था आईपी स्कूल का और उसके स्कूल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो भी एक बार देख लीजिए। दिखाना मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आप लोग बताना आपको आता कि नहीं आता। यार ये वीडियो में बातें मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है बातें करने की। ये अभी आज आईपी स्कूल का एग्जाम था और क्वेश्चन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये वाला। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, याद है? If the cesium atom is irradiated, इसके ऊपर रेडिएशन डाली जाती है कितनी वाली बोलो? Radiated with a wavelength of 500 नैनोमीटर। Calculate cesium हाँ अरे ये कैसे लिख दिया? वीडियो चालू हो गई देखना ठीक है। वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे एनर्जी उसमें दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसकी वर्क फंक्शन दिया है मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी में किसमें दे सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या पता है क्या रिलेशन होता है इन सबके बीच में? आपको पता है फोटोन की जितनी भी एनर्जी होती है वो कुछ खर्च होगी पहले वर्क फंक्शन में, जो बच जाएगी वो किसमें खर्च होगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी में ना। रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। यू नो द रिलेशन E बराबर बोलो क्या होता है बच्चों? 5 प्लस में बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी। बोले तो नहीं है? एक मेटल प्लेट के ऊपर एक फोटोन जब गिरता है तो फोटोन के पास जो खुद की एनर्जी होती है वो क्या होती है? h न्यू। जो वर्क फंक्शन होता है बोलो क्या होता है? h न्यू नॉट। अब कुछ एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में और बाकी जो बच जाती है वो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये सिर्फ उसी बच्चों को समझ में आएगा जिसने टॉपिक अटेंड करा हुआ है। अगर छुट्टी पे थे ये भी क्लास नहीं लिए तो नहीं आएगा समझ में वाली चीज। सो आप मुझे बताओ जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन हम आपको दे रहे हैं बोलो कितना? 1.9 EV वर्क फंक्शन दे दिया डायरेक्ट। और क्या दिया है? मेटल को हम रेडिएट करवा रहे हैं कितने की वेवलेंथ वाली लाइट से? इसको जो इसके ऊपर हम फोटोन गिरा रहे हैं, जो वेव हम गिरा रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वेवलेंथ दी है। कितनी दी है बोलो? वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब आप कहीं से वेवलेंथ दी है, एनर्जी तो नहीं दी। लेकिन यार एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं न्यू को c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? अरे नहीं पता। तो क्या मैं वेवलेंथ के जरिए किसी भी फोटोन की एनर्जी निकाल सकता हूँ? और आप मुझे बताओ जैसे ही तुम्हें फोटोन की एनर्जी पता लगेगी तुम्हें वर्क फंक्शन ऑलरेडी पता है, बोलो काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। समझ नहीं आ रहा सर? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ से मुश्किल है? 3 नंबर कैटेगरी में होगा शायद ये। 3 नंबर फ्री के हैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप सोचिए कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक से। कुछ भी नहीं है, वर्क फंक्शन दिया हुआ था, इतना खर्च होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में, बस तुम्हें देखना है कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी है। इसकी एनर्जी अगर मान लो कि 3 हुई और 1.9 यहाँ पर खर्च हो गया तो बचेगा कितना बोलो? 1.1। काइनेटिक एनर्जी 1.1 होगी। लेकिन मुझे उस फोटोन की बोलो क्या निकालनी पड़ेगी? एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और उससे काइनेटिक एनर्जी का मुझसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ जरा कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। वर्क फंक्शन हम आपको दे रहे हैं 1.9 EV। सो वी जस्ट हैव टू नो कि भैया कितना उसके पास, उस फोटोन के पास एनर्जी है। और मुझे बताओ जरा सब बच्चे, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? h न्यू। न्यू का मतलब बोलो क्या होता है? c बाय लैम्डा। अब या तो फ्रीक्वेंसी दी होती तो यार मैं फ्रीक्वेंसी और h पुट करके e निकाल देता, बट क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मुझे क्या दी बोलो? वेवलेंथ। सो मैं जानता हूँ कि वेवलेंथ को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। अरे नहीं यार, अब मुझे बताओ लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, h तुम्हें पता है, c तुम्हें पता है,
ये मैंने बताया था आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान ही बताया था मैंने। सो थ्रू दीज थ्री वैल्यूज वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एग्री और नॉट। लेकिन ये एक गलती यहाँ पर अगर आप लोग कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, मेरे को लगता है, हाँ, नैनोमीटर को मीटर में तो कर लोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इसको जब सॉल्व करते हो ना तो आंसर जूल में आता है। हमें इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो या फिर इसको भी जूल में कर लो, मर्जी आपकी। तो मैं इसी को ईवी में कर लूंगा। क्या तुम लोग जानते हो कि एक ईवी बराबर कितने जूल्स होता है? तो भैया आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही यूनिट्स में फॉर्मूले सॉल्व होंगे तो आंसर जूल में ही आना है पहले, तो उसको बाद में ईवी में चेंज कर लेंगे। बोलो कितना आएगा, 6.626 into 10 की पावर कितना, -34, सी की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। चलिए नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, -9। यार अब तो आना चाहिए चीजें ना, आप लोग इतने स्टेज पे आ चुके हैं 11th क्लास की, ये चीजें ना आना तो भैया घोर पाप है। अब बताओ, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 5 कर दो, बाकी 10 टू द पावर सारी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 10 टू द पावर सॉल्व करते हैं एक बार, बताना जरा। 10 की पावर -34, 10 की पावर 8 कितना बनेगा, 10 की पावर -26। नीचे हमारा 10 की पावर -9 है और ये 10 की पावर 2 भी है, 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 100, तो नीचे कुल मिला के 10 की पावर -7 है, 10 की पावर माइनस, अब 10 की पावर -7 नीचे और 10 की पावर -26 ऊपर, तो ये ऊपर जाके -7 + 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर -26 प्लस 10 की पावर, अरे ये सब कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है। तो 10 की पावर कितना आएगा, -19। समझ नहीं आ रहा सर, और क्या बचेगा सर, अरे 10 की पावर से सॉल्व कर लोगे ना, 6 गुना में 3 डिवाइड बाय 5 आएगा। आप सोचते हैं कि पेपर में बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, अरे कहाँ है यार, इसको 3 से गुना करके 5 से डिवाइड करना मुश्किल है क्या, इजीली हो सकता है। कुछ समथिंग कुछ 20 के आसपास वैल्यू बनेगी, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा कुछ ना कुछ, या जो भी है, कितनी बन रही होगी मल्टीप्लाई करने में, है ना। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में बनाने हैं। सो कितना आएगा, 6.626 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 5, दिस इज 3.97। बच्चों प्लीज, ये किस में आया, बट यू नो दैट कि अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो थोड़ा अंदाजा सही लगाने के लिए इसको भी किसमें कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कैसे करोगे बताओ जरा, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना, डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे ये किस में आ जाएगा, ईवी में कट जाएगा, ये 3.97 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे, द वैल्यू विल बी, बस एकदम समझ आ जाएगा, 1.6 करोगे 2.48 ईवी। अब सुन लो भाई, फोटोन की एनर्जी 2.48 में बिना इक्वेशन बनाए मेरे को आंसर बता दो। 2.48 फोटोन की एनर्जी, 1.9 यहाँ पर खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, अरे 2.48 में से 1.9 घट गया तो कितना बचा, 0.58 तो बचा नहीं है बस में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितनी है, 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि आप लोग जानते हो E बराबर क्या होता है, 5 प्लस में क्या बोलो, काइनेटिक एनर्जी थी 2.48, कितनी खर्च हुई 1.9, कितनी रिमेनिंग रह गई, सॉल्व कर लेंगे सर यहाँ से, 2.48 माइनस का 1.9, दिस विल गिव 0.58 EVs। तो इतना इसका काइनेटिक एनर्जी आना था। नियर बाय भी अगर आपने लिखा होगा तो चलेगा, बिकॉज ये हमने कैलकुलेटर से मेरे को एग्जैक्ट निकाला है, जब उसकी 3-4 डिजिट्स नहीं है, आप 2 तक करेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, लेकिन आंसर सही माना जाएगा। क्लियर हो रहा है कि क्या, कहाँ से क्वेश्चन मुश्किल था, 3 नंबर है कि नहीं फ्री है, आसान है बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप मुश्किल नहीं ट्रीट कर सकते अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार क्लास में पढ़ लिया तो। हमने बिल्कुल सटीक ऐसी चीजें करी हैं डिस्कस क्लास के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत अच्छा खासा इक्वेशन हमने यहाँ पर समझा था, देखो ये रिलेशन, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए जो मुझे लास्ट टॉपिक ऐसा लगता है जो कर लेना चाहिए था हमें बस, वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके बाद मुझे लगता है कि हमने सब कुछ करा हुआ है, बाकी जब आप लोगों को पेपर और फॉर्मेट्स करा होगा तब देख लेंगे, कुछ और क्लासेस देखिए आपको अलग से देखिए समझा देंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या कहा जाएगा इसके बारे में, कौन जानता है क्या होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो क्या पहले ये हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाँ भाई कौन जानता है इसके बारे में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बताओ, स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में। मैटर वेवलेंथ क्रिएट करते हैं, और कोई बच्चा, अच्छा चलो ये बताओ भाई, एक क्लास प्लीज ध्यान सुनो। अच्छा हाइपोथेसिस क्या होती है वैसे, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस शिवम
एक बार बाहर रिसेप्शन से वो दोनों चीज लेके आएगा। चार्जिंग पे लगे हुए स्पीकर और माइक नहीं दोनों। क्लास व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? अरे टॉपिक छोड़ो यार, हाइपोथेसिस बताओ, हाइपोथेसिस बताओ। My statement is like through the molecules again and life dynamics होते हैं कि वो तो फिर प्रूव क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। देखिए हाइपोथेसिस होता है कि जिस चीज का अभी तक कोई प्रॉपर सबूत ना हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें सही हैं, इन फ्यूचर कभी अगर आपको ऐसा मिला तो शायद ऐसा होगा। समझो इस बात को। क्लास बोर्ड पे देखिए, अगर आप लोग आगे चल के थोड़ा अच्छे लेवल तक पढ़ाई करते हैं तो अगर आप लोग कुछ तुमने सुना हुआ है, बस देखा हुआ है। मैं कहीं वेव लाइक कैरेक्टर देख लिया आप लोगों ने। चलिए क्लास देखिए भाई, क्लास पीछे देखिए। इस टॉपिक का ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं करती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये 12th क्लास के फिजिक्स से उठाया गया टॉपिक है। बहुत माइनर सा टॉपिक यहाँ पर डाल दिया केमिस्ट्री के अंदर कि बच्चों को बस करा दो। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं आपके साथ इस पर करूँगा नहीं। 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में आप इसके ऊपर करना, बट थोड़ा बहुत जिक्र मैं आपसे करता हूँ। और सुनिएगा कैसे करना है, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी हैंड टू हैंड करा दूंगा मैं आप लोगों को। क्या कहा जाता है, आप जरा मुझे बताइए, लाइट जो होती है, लाइट जो होती है, लाइट वेव है या पार्टिकल है? दोनों है। चलो इसका जिक्र हम कर चुके हैं। इसका मतलब लाइट वेव है या पार्टिकल है? सर दोनों है। लाइट से बोलो क्या निकलते हैं सर? फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बोलो? और फोटॉन्स के पास कैसा नेचर है बोलो? पार्टिकल नेचर है। और इन्हीं पार्टिकल्स के पास आप लोग जानते हो कौन सा नेचर है बोलो? वेव नेचर भी है। अरे भाई नहीं आ रही बात समझ, यही तो बताया था ना, यही पार्टिकल्स के पास कौन सा नेचर है बोलो? वेव नेचर भी है। यही बात डी ब्रोगली कह रहे थे। और डी ब्रोगली क्या कह रहे थे? एवरी मूविंग पार्टिकल, सुनिएगा इनका क्या कहना था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, a moving particle is associated with some wave-like characters, and the de Broglie wavelength associated with the particle is given by lambda is equals to में h अपॉन में m p। सुन लीजिए भाई, अभी तो मैंने सब कुछ लिख दिया, बताया कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए ढंग से इसको। क्या देखिए डी ब्रोगली क्या मान रहे थे, इनका कुछ सोचना था। जैसे कि आप लोग चलते हुए आते हैं घर से यहाँ पर ट्यूशन पे, कोई गाड़ी चल रही है रोड पे, ट्रक चल रहा है, आप लोग भाग रहे हैं, तो डी ब्रोगली पता है क्या कहते हैं कि आपके पास ना कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे वेव के पास क्या कैरेक्टर्स होते हैं बताना जरा। सर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की अपनी बोलो क्या होती है? वेवलेंथ होती है। अच्छा वेव का एक और बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर बताता हूँ आप लोगों को। आप मुझे बताओ, एक रूम में आप लोग हैं, इस रूम की विंडो खुली हुई है, आप जरा बताना कि रूम की विंडो खुली हुई है और यहाँ से रोशनी आती है, तो क्या जो लाइट आती है वो लाइट सिर्फ इतने ही पोर्शन को ब्राइट करती है? इस रूम में आप एक काम करिए कि सारी लाइटें बंद कर दीजिए और मान लीजिए से मैं गेट खोल देता हूँ, क्या लगता है कि वो गेट से जो लाइट आएगी वो सिर्फ इतने पोर्शन को ब्राइट करेगी? आपको नहीं लगता कि पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी गेट खोल देने से? इसका मतलब लाइट कभी भी पार्टिकल्स की तरह नहीं चलती है, लाइट वेव की तरह चलती है। इस तरीके समझिएगा मेरी बात को। लाइट ऐसे फैलती है, और ऐसे फैलना कौन करता है? पार्टिकल्स या वेव। अब एक बुलेट वहां से चलाइए, गोली, बंदूक की गोली जो होती है, क्या वो ऐसे आके ऐसे मुड़ेगी? कभी नहीं चलेगी। बुलेट की जो बंदूक की गोली होगी वो कैसे चलेगी बोलो? सीधी चलेगी। सो पार्टिकल नेचर ऐसा होता है कि वो डेविएट नहीं होता अपने रास्ते से, सीधा चलता है। कैसे चलता है बोलो? लेकिन हमने पाया कि लाइट तो ऐसे मुड़ती है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि लाइट कैसे कैरेक्टर की है बोलो? वेव कैरेक्टर की है। कैसे कैरेक्टर की बोलो? लेकिन अभी भूलिए मत, अभी तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने क्या पढ़ा कि ऊपर से फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन को टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, देन वो फ्री होते हैं। तो उसमें तो तुमने लाइट के अंदर पार्टिकल माने, मतलब तुमने लाइट को कैसा माना? पार्टिकल कैरेक्टर। कैसा माना बोलो? और यहाँ तुम्हें कैसा दिखता है बोलो? लाइट के पास वेव कैरेक्टर।
इसे बोला गया डुअल नेचर। क्या बोला गया इसे? डुअल नेचर मतलब कि जो रेडिएशंस होती हैं उनके पास दोहरा स्वभाव होता है, वेव वाला स्वभाव भी होता है और पार्टिकल वाला स्वभाव भी होता है। सेम डी ब्रोगली उल्टा भी कहना चाह रहे थे कि इसका उल्टा भी ट्रू है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास पार्टिकल वाला कैरेक्टर तो है और साथ के साथ वेव वाला कैरेक्टर भी है। अब आप जैसे पार्टिकल हैं तो आपके पास पार्टिकल वाला कैरेक्टर तो है और साथ ही साथ कौन सा कैरेक्टर बोलो? वेव वाला कैरेक्टर। लेकिन आपके साथ वो वेव वाला कैरेक्टर ज्यादा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता उसका भी इन्होंने रीजन दिया और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मैं आपको समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था। अब वो ज्यादा डिटेल में आपके में है नहीं, जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट है, 12th क्लास के अंदर दिया हुआ है। उसमें क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम ली, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम ली, बहुत हाई स्ट्रीम ली इलेक्ट्रॉन्स की, और इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल वैसे ही डेविएट हुए जैसे कि वेव्स डेविएट होती हैं। वेव्स कैसे डेविएट होती हैं? ओ भाई पीछे इधर क्लास, वेव्स कैसे डेविएट होती है? वेव को आप सीधा भेजिए, जैसे पानी एक वेव की फॉर्म में होता है, पानी आता है, पानी को जहां रास्ता मिलेगा वो मर जाएगा। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को भेजा तो इन्होंने ऐसा पाया कि इलेक्ट्रॉन को जहां रास्ता मिला वो बिल्कुल किसकी तरह कैरेक्टर शो कर रहा था? बोलो वेव्स की तरह। किसकी तरह बोलो? मैंने बोला है मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि आपके सिलेबस अलाउ ही नहीं करता कि इतना ज्यादा 11th क्लास के साथ डिस्कशन में आए। 12th में है ये चीज, आपको तो सिर्फ डायरेक्ट ही बात करता है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिए। एक लाइन लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी ने, सुन लीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? दो नेचर है, और किस किस के बोलो? मैटर एंड रेडिएशन। मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब क्या होता है? पार्टिकल। रेडिएशन मतलब क्या होता है? ये जो लाइट है। तो वो कहता है कि भैया रेडिएशन के भी दो स्वभाव है, दोहरे स्वभाव है। दोहरे कैसे सब बच्चे? जैसे ये लाइट है, ये लाइट है, आपको पता है लाइट इस रूम में घुसेगी तो भैया ऐसे फैलेगी, तो कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर देखने को मिल जाता है? वेव कैरेक्टर। लेकिन अभी अभी तुमने कौन सा इफेक्ट पढ़ा है? बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें जरा बताना, अगर मेरे पास मैंने लाइट को ऐसे गिराया, देखना यार, लाइट को मैंने ऐसे गिराया और मैंने पाया कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्टेन पोजीशन से निकले। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये मेटल सरफेस है और मैंने इसके ऊपर लाइट को गिराया और मेरे इधर से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला, उधर से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला। इसका मतलब तो ये बुलेट्स की तरह काम कर रही है। अरे बंदूक की गोलियां आएंगी तो पूरे सरफेस को प्रभाव नहीं डालेंगी, सिर्फ कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ही प्रभाव डालेंगे। लेकिन पानी जैसा आएगा तो पूरे सरफेस को प्रभाव डालेगा। एग्री करते कि नहीं करते? तो हमने पाया कि जब लाइट इसके ऊपर गिरी तो इस मेटल के सिर्फ कुछ पॉइंट से ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, सारे पे से नहीं निकले। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये तो बंदूक की गोली जैसा है। किसके जैसा बोला? बंदूक की। तो इसका मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर प्रूव हुआ? पार्टिकल। यही तो एक लड़ाई चल रही थी बहुत सारे साइंटिस्टों के बीच में। ऐसे ऐसे टीम बनी हुई थी। हाइजेंस की अलग टीम थी, वो कहते थे लाइट वेव है भैया, लाइट वेव है, ये तो वेव है। और वहीं दूसरी टीम बनी हुई थी भैया मैक्सवेल की, आइंस्टाइन वगैरह की, ये कहते थे नहीं नहीं लाइट वेव नहीं है। बोलो किसकी है? बोलो लाइट पार्टिकल नेचर है। हालांकि बाद में आइंस्टाइन मानते हैं कि लाइट के पास दोहरा स्वभाव होता है, उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं और उसके पास वेव कैरेक्टर्स भी होते हैं। इसीलिए कुछ चीजें वेव की तरह दिखती हैं और कुछ चीजें पार्टिकल की तरह दिखती है, उसके बाद दोहरा स्वभाव होता है। आप जो प्रूव कर रहे हैं वेव वाले वो भी ठीक है, क्योंकि वेव जैसे कैरेक्टर भी होते हैं और लाइट वाले पार्टिकल वाले कैरेक्टर भी होते हैं। इसका मतलब क्या है सब बच्चे? रेडिएशन के पास कैसा स्वभाव है? दोहरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव रहा? और डी ब्रोगली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं इसके अंदर। कहते हैं कि आप तो सोचते हैं कि लाइट के पास ही दोहरा स्वभाव है, मैं तो कहता हूं मैटर्स के पास भी, यानी पार्टिकल्स के पास भी कैसा स्वभाव है? दोहरा। पार्टिकल वाला स्वभाव तो है उनके पास, बुलेट वाला स्वभाव तो है, साथ के साथ वेव जैसे भी कुछ वो कैरेक्टर्स शो करते हैं। अब इसका डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्होंने स्ट्रीम भेजी थी और वो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम ना बिल्कुल वेव की तरह अपने रास्ते से डिफ्रेक्ट हो रही थी। डिफ्रेक्ट का मतलब होता है ऐसे लाइट फैलती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे फैल रहे थे, बिना किसी और एक्सटर्नल किसी एजेंसी की मदद की बिना ही वो ना ऐसे डिफ्रेक्ट कर रहे थे जैसे लाइट डिफ्रेक्ट करती है। तो इनको पता लगा पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ के साथ कौन सा नेचर भी होता है? बोलो वेव जैसे कुछ कैरेक्टर्स भी शो करता है। इसीलिए तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दैट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दिस इज हाइपोथेसिस। वो उनका मानना था, वो बैठे बैठे सोचते थे, सोचते सोचते बोल देते थे कि मेरे को लगता है कि भैया एक पार्टिकल जो चल रहा है ना उसके पास वेव जैसे कैरेक्टर्स हैं। कैसे कैरेक्टर्स बोलो? तो बोलते हैं कि अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड, क्लास प्लीज शोर नहीं करेगा बच्चा, अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर्स। एक मूविंग पार्टिकल के पास कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? बोलो वेव जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब कोई वेव है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगी, और जो उसकी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट है ना पार्टिकल के साथ, वो कितनी होती है? बोलो h/mv। h बोलो क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर क्या? m बोलो क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल। और v बोलो क्या है? चिंता मत करिए, सारी बातें बताऊंगा जरा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
तो इनका मानना था कि जब कोई चीज चल रही है, चाहे कोई बॉल है, m मास की v वेलोसिटी चल रही है, तो इसके पास भी कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स हैं, और उस जो वेव जैसे कैरेक्टर्स उसकी वेवलेंथ बोलो कितनी दी जाएगी, बोलो h अपॉन में बोलो क्या, m। बस अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। और ये इनकी बस सोची समझी वो थी कि भैया मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लेटर ऑन भविष्य में इसका प्रूफ मिलेगा। और बाद में इनका जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल करेक्ट निकला। जब कुछ जर्मन डेविसर एक्सपेरिमेंट करे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो पता लगा ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेव्स के पास, लाइट के पास जैसे वेव वाला नेचर भी है और पार्टिकल वाला नेचर भी है, पार्टिकल के पास भी पार्टिकल वाला भी नेचर है और वेव वाला भी। इसीलिए शब्द इस्तेमाल हुआ डुअल नेचर ऑफ, किसका बोलो, मैटर का भी थोड़ा स्वभाव है, मतलब पार्टिकल का भी थोड़ा स्वभाव है, और रेडिएशन का भी। लाइन को मिस इंटरप्रेट मत करना, उसका कहना है कि मैटर के भी दोहरा स्वभाव है, मतलब पार्टिकल्स के पास भी दोनों स्वभाव होते हैं, पार्टिकल वाला भी और वेव वाला भी। और वेव के पास भी दोनों स्वभाव होते हैं, वेव वाला भी और पार्टिकल वाला भी। अरे नहीं आया समझ में? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हो गया था लेटर ऑन, ठीक है, प्रूवन हो गया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, आप लोग तो अभी इसकी इनके हाइपोथेसिस को समझ रहे हैं। तुम लोग बेंजीन को जानते हो ना, बेंजीन कैसी दिखती है? ये किकुल ने दी थी, किकुल नाम के साइंटिस्ट थे। आप सोचिए उस समय तक सिर्फ ये पता लगा था बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं था। रात को इनको सपना आता है, हाँ इनको सपना आता है रात को। सपना क्या आता है? सपना ये आता है कि 3 सांप ना एक दूसरे को ऐसे खा रहे हैं, पूंछ खा रहे हैं एक दूसरे की, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूंछ खा रहे। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा था इनके, रात को सोच के सोए होंगे बेंजीन के बारे में। रात को सपना आता है कि 3 सांप एक दूसरे की पूंछ खा रहे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? और आप लोग बेंजीन को बाद में लेटर ऑन ऐसा मानते हैं, तो इन्होंने इसी के जरिए इमेजिनेशंस बनाई और इसी के जरिए चीजों को ढूंढना स्टार्ट करा और पता लगा बेंजीन सच में ऐसी दिखती है। तो उनको ये सपने में दिखाता है ऐसा कुछ। ये थ्योरी है, आप लगे गूगल पे पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो ये होती है हाइपोथेसिस कि भैया हमें लगता है कुछ ऐसा होगा, सपने में सोचा। आपको आते कभी सपने की रात को बेंजीन सपने में आई? मेरे को पक्का पता नहीं आए होंगे, तुम्हें सपने आते उल्टे सीधे। सपने में कभी आया बेंजीन है, कोई केमिकल रिएक्शन सर पढ़ा रहे हैं, है ना? सर ने अभी 2 दिन से फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट करा रखा है, सपने में आ रहा है कि लाइट गिर रही है मेटल पे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्योंकि पता है ये लोग ना इस चीज को अपनी लाइफ के साथ जोड़ लेते हैं और ये जीते हैं इस चीज को। आप लोग भी जीते हैं, लेकिन आप लोग जीते हैं ख्याली पुलाव जो बोल रहे हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, है ना? तो वो वाले ख्याली पुलाव जो आपके दिमाग में चलते हैं, मेरी उससे बात हो जाए, इससे हो जाए, है ना? तो आपको सपने उल्टे सीधे आते हैं, आपको वो गलत वाले सपने आते हैं। नलायक हो, इधर देखो, छोड़ो कोई नहीं। तो जब उस पर आएंगे ना तब उसकी पूरी एक्चुअल स्टोरी बताऊंगा कि उसको उन्होंने कैसे प्रूव किया था। ए क्लास छोड़ो उसको, आ जाओ। सो गाइज देखो, मेन मेरे को क्या है ना, मेन ये चीज़ नहीं पूछता यार, मेन न्यूमेरिकल्स आते हैं और मैं वो 2 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आएंगे आप लोगों के। पहले तुम सब बच्चे मुझे बस ये बताओ, ये जो डी ब्रोगली थे इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था जैसे कि वेव के पास दोनों स्वभाव है, लाइट के पास वेव वाला स्वभाव भी है क्योंकि वेव की तरह घूम जाती है कमरे के अंदर, तो वेव जैसी चीजें हैं भाई। पानी ऐसी तो होता है, और पार्टिकल वाला स्वभाव भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख लिया सर, बुलेट की तरह हिट करती है मेटल सरफेस को। वैसे ही सर पार्टिकल के पास पार्टिकल वाले नेचर तो है ही, लेकिन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट से देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव जैसे कैरेक्टर्स भी हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास क्यों नहीं है? बच्चों आपका मास बड़ा है, आपका मास, और मास बहुत बड़ा होने के कारण वो वेवलेंथ बहुत छोटी है, वो वेव कैरेक्टर इतना स्मॉल है कि वो देखने को नहीं मिलता। तो कुछ नहीं करना, सब बच्चों को एक छोटी सी बात याद करनी है, सब बच्चे याद कर लो भाई। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। कुछों के पास वो वेव कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है और कुछों के पास बोलो क्या, कम देखने को मिलता है। बड़े पार्टिकल्स के पास ये कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलता नहीं, इसे रियल लाइफ में लगता नहीं कि ट्रक के पास भी कोई वेव कैरेक्टर है। किसके पास दिखेगा? छोटे पार्टिकल्स के। किसके पास बोलो? क्योंकि एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग मुझे सब बच्चे बताओ यार, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, टॉपिक हमें खत्म करना है। आप लोग मुझे बताओ जरा, ऊपर जो वैल्यू है वो इतनी छोटी है, क्लास ऊपर वैल्यू इतनी छोटी है जतिन, और हमारा मास है मान लो 70 kg 80 kg, स्पीड है कुछ 10-20 की, यार वैल्यू देखो ना, छोड़ो ना ये सारी चीजें, ये देखो ना 10 की पावर -34 फॉर मैक्रो पार्टिकल। फॉर मैक्रो पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल बहुत ही बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ देखो ना कितनी आ रही है, और इतनी वेवलेंथ का मतलब होता है 0.00000000। सोच लो ना कितना छोटा है। वेवलेंथ क्या होती है वैसे? वेवलेंथ होती है एक वेव के अंदर जो ये ऐसे से बन रहा होता है ना, ऐसे से बन रहा होता है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ आपकी बोलो अप्रोक्सीमेटली कितनी है? लगभग जीरो। लगभग जीरो मतलब इतनी छोटी है कि ऐसे लगेगा जैसे कि कुछ नहीं है, सीधा ही चीज है, कोई वेव जैसा बन ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है, अरे ये वेवलेंथ बहुत छोटी है, लगभग जीरो के बराबर है। इधर भाई अक्षत, वेवलेंथ बहुत छोटी है, मैक्रो पार्टिकल्स की वेवलेंथ बहुत छोटी क्यों है? दिमाग लगाओ ना यार, क्योंकि h बहुत छोटा है सर। m जितना मर्जी मैं रख लूं, कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू बहुत छोटी ही आनी है।
नहीं समझ में आ रहा, इतनी छोटी की वेवलेंथ जैसे कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन वहीं अगर माइक्रो पार्टिकल्स के लिए चूज करो, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बच्चों बोर्ड पे रहो बिल्कुल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे बताना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सब बच्चे बोलो इतना। अब बताओ वेवलेंथ कितना आएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। स्पीड कुछ भी मान लो यार तुम, 100-200 कुछ भी मान लो, छोड़ो वो कैलकुलेशन। आप बस मुझे ये बताओ, ऊपर 10 की पावर माइनस 34, नीचे 10 की पावर माइनस 31, अब ये ऊपर जाके प्लस 31 हो जाएगा और वैल्यू बन जाएगी 10 की पावर माइनस 3। अंदाजन यार नियरली लगा देता हूं मैं, हमें इसे समझने के लिए देखना है। अब ये वेवलेंथ तो इसके मुकाबले तो कंसिडरेबल है कि नहीं, और यहां पर कुछ भी वेवलेंथ बन जाएगा और कुछ वेव जैसा कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो बस आप बहुत शॉर्ट में बोल सकते हैं, सर बड़े पार्टिकल्स को ऐसा देखने को क्यों नहीं मिला। हाँ भाई गर्ल्स इधर, सब बड़ी जो पार्टिकल्स हैं, ट्रक, कार, आप लोग हैं, आपके मासेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो वेवलेंथ इतनी कम होती है कि आपको वेव जैसे कैरेक्टर देखने को। बट हम माइक्रो पार्टिकल पे जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स पे, फोटॉन्स पे, तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनका मास बहुत कम होता है और वो वेवलेंथ दिखती है, वो वेव जैसे कैरेक्टर्स उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ समझने के लिए ठीक है, पेपर में यहाँ से कुछ नहीं आता है। पेपर में कहाँ से आता है वो सुनिए। आप लोगों को मैंने वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला बोला, सब बच्चे बोलो, ए क्या फॉर्मूला बोला, ये बोला मैंने, अगर एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो कितनी वेवलेंथ होगी, लैम्डा इज इक्वल टू में क्या, h अपॉन mv। थोड़ा सा फिजिक्स याद करते हैं, क्या तुम्हें पता है मोमेंटम को ही mv बोलते हैं, तो इसी को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू में h अपॉन p। अरे लिख सकता हूं, तो या तो ये यूज होंगे दोनों, या क्या यूज होएगा वो सुनो। कभी कभी वो क्वेश्चन में, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्वेश्चन में ना वो वेलोसिटी नहीं देता, मोमेंटम नहीं देता, वो काइनेटिक एनर्जी देता है। क्या देता है बोलो, कि हमारा इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, बताओ कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यार याद करो कि हम लोग थोड़ा फिजिक्स में एक बढ़िया काम करके आ रखे हैं, हमने P बराबर mv पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चे बताओ, हाफ mv स्क्वायर, वेरी गुड। अगर मैं उसको इसको रिलेट करूं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से, सो यू नो दैट कि मैं अगर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे बोलो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अरे कर सकता हूं मैथमेटिकली भी यार, करेक्ट यार, ऊपर m से कर दिया, नीचे m से कर दिया। अब बताओ जरा ऊपर वाला क्या बन जाएगा, सर p स्क्वायर, क्योंकि mb है, p स्क्वायर अपॉन बोलो क्या 2m। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, p स्क्वायर लिखा जा सकता है 2m के और p लिखा जा सकता है, ये फिजिक्स की चीज है भैया, केमिस्ट्री में करवाई जा रही है, आपको पहले से आनी चाहिए, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर हमने डील करा है। तो मुझे सब बच्चे बताओ मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, अरे नहीं पता तो छोड़ दो, सीधा याद करो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या होता है, बोलो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या होता है, रूट ऑफ 2m k। अगर बच्चों क्वेश्चन में, अब सुन लो, अब तुम्हें कोई न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आएगा, बस मैं बता रहा हूं जैसा वैसे करके चले जाओ। अगर क्वेश्चन में उसने मास और वेलोसिटी दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है भाई, मोमेंटम दे दिया तो सीधा ही लग गया यार, वो mb की वैल्यू p होगी, सीधा मोमेंटम मिल गया, तो ये वाला लग जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी दी, क्या दी बोलो, ऊपर वाला कुछ नहीं लगाएंगे सर, काइनेटिक मोमेंटम ही होता है रूट ऑफ 2m k, तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पुट करेंगे, मास को पुट करेंगे, वेवलेंथ निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी आज एक क्वेश्चन आ रखा है इसके पेपर के अंदर डी ब्रोगली का, ये ना कहाँ गया, डी ब्रोगली का एक क्वेश्चन ये वाला है, डी ब्रोगली का एक क्वेश्चन आया हुआ है, करो जरा सब बच्चे करके दिखाना। करो भाई, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज डबल्ड, जल्दी बोलना भाई। इसका एक 4 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आ रखा है। अब आप कहेंगे सीधा ही क्वेश्चन कैसे शुरू कर दिया सर, भाई पहले पूरी केस स्टडी समझाइए उसके बाद कुछ पूछ रहे हैं। मैं केस स्टडी नहीं समझा रहा, वो केस मैं भी आपको करा रहा हूँ आधे घंटे से, ठीक है। तो आप लोग सीधा क्वेश्चन करें, जरा बताना दैट व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वेवलेंथ, या मैं बोलूं डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि आपको वो केस स्टडी नहीं दिख रही है इसलिए मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ। कर दो भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी हो जाए दुगनी, अगर वेलोसिटी हो जाए दुगनी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा, क्वेश्चन कर दीजिए। पहला पार्ट तो ये था, सेकंड पार्ट था व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल of mass 0.1 kg
चलो भाई कर देना ये भी यार, ये भी कर देना, ये भी कर देना। गवर्नमेंट स्कूल वाले ध्यान दें भाई, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 4 पार्ट आए थे और 4 नंबर इसको उठाने थे। कितने उठाए वो तो प्रिंस ही जानता है। कितने उठाए हैं? चले आप लोग ट्राई करें, सब बच्चे ट्राई करें। ज़्यादा समय मत लगाना, ट्राई करो। आपको आया कुछ समझ में? इसमें कुछ आया समझ में आपसे? सॉल्व करो इसको, ट्राई करो। पीछे भाई सुमित क्लियर है? प्रिंस क्या फॉर्मूला लगाओगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और अगर एम वी को मैं पी मान लूं तो पी मोमेंटम है, और मोमेंटम ही बोलो क्या है? रूट ऑफ 2m के, रूट ऑफ। चलिए भाई आइए, देखिए मेरे को थोड़े और क्वेश्चंस भी कराने हैं तो मेरे को कराना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए सब बच्चे, अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? सर डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन एम वी। आप खुद सोचिए, अगर इसको डबल कर दोगे तो ये आधी हो जाएगी। हाँ भाई, इसको डबल कर दोगे वेलोसिटी को तो हाफ हो जाएगी यार। तो नई वेवलेंथ कितनी आएगी क्लास? एच अपॉन में एम टाइम्स ऑफ, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, बस वेलोसिटी को दुगना करा है तो वेलोसिटी 2 भी कर दी। अरे बच्चों इधर देखो भाई सब। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी पहले v थी, बाद में लिख लेना, पहले समझो v थी, अब मैंने उसको 2v कर दिया, वेलोसिटी दुगनी कर दी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सो बोलेंगे दिस विल बी h अपॉन में 2mv, और ये चीज भैया पहले वाली वेवलेंथ है, तो नई वेवलेंथ जो है वो आधी होगी पहले वाली वेवलेंथ की। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, आप देख के ही बोल सकते हो। आंसर 1 मार्क में करना था, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप बोलोगे दुगना होते ही वेवलेंथ आधी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा? सेकेंड, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास इतना। चलो भाई मास दिया हुआ है बच्चों, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, जरा बताओ कितनी वेवलेंथ होगी? अरे यार ये तो बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। h का वैल्यू तुम लोगों को पता है इतना होता है, m का वैल्यू तुम लोगों को पता है 0.1 है, v का वैल्यू 10 है। सॉल्व कर लो यार इसको, क्या है? अरे आंसर आ तो गया, 0.1 इंटू 10 खत्म, यही आ गया। वेवलेंथ मीटर में होगी, लेंथ है यार, लेंथ है, कोई भी लेंथ है सुमित, लेंथ है तो किसमें होगी? मीटर में, तो मीटर लगा दिया। एक बात सुन लीजिए क्लास, अगर मास और वेलोसिटी दोनों दिए सीधा फॉर्मूला लग जाता है यार, क्वेश्चन आ जाता है सीधा आंसर। नहीं यार ये बात समझ में? लक्षित डाउट है कोई? चलो तीसरा वाला कौन बच्चा मुझे क्लास में बता सकता है? अगर वेवलेंथ को 10 गुना डिक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? कौन बच्चा बताएगा? वेवलेंथ को 10 गुना डिक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? 100 टाइम्स। सोच लो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा है सर वेवलेंथ के अंदर चेंज करने से, तो पहले इन दोनों का रिलेशन देख लो। क्या रिलेशन है भाई? लैम्डा बराबर h अपॉन में mv होता है, जिसको मैं p लिखता हूं, और p को ही मैं रूट ऑफ 2m लिखता हूं। क्लास बोर्ड पे देखना, वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 1/10 कर दूं तो इस पे क्या असर पड़ेगा? यार तो काइनेटिक एनर्जी पर असर पूछ रहे हैं ना। अगर न्यूमेरिकल होता मैं सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लेता, लेकिन असर पूछ रहा है तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और उसकी टर्म्स में फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा रूट उठाना पड़ेगा ताकि मैं k को निकाल सकूं बाहर। तो मैंने क्या करा? स्क्वेयरिंग। तो बोलो ये क्या बनेगा? लैम्डा स्क्वायर, ये अच्छा पार्ट था। h स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आएगा? 2m। और मुझे सब बच्चे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। अरे क्या दिक्कत है? सही तो है ना?
जतिन इसमें क्या टेंशन है यार, मुझे बोल रहा है कि मैं लैम्डा को चेंज करूँ तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया। हालांकि जनरली वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा और आपसे ये पूछेगा, तो वो तो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे वहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कुछ और बात कर रहा है, कह रहा है मैं वेवलेंथ को 1/10 करूंगा तो बताओ काइनेटिक पे कितना असर पड़ेगा। सो यार मैंने कहा काइनेटिक का फॉर्मूला तो ये बन गया, क्लियर है। अब तुम सब बच्चे बताओ नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब मैं वेवलेंथ को 1/10 कर दूंगा। बच्चों इधर भाभी 1/10 कर दूंगा तो मुझे बताओ जरा, एच तो वही है, अरे मास भी वही है, बस वेवलेंथ को लैम्डा नहीं रखा, अब लैम्डा बाय 10 कर दिया। लैम्डा बाय तो किसका स्क्वायर रहेगा बोलो, लैम्डा बाय 10 का स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन दाएं बाएं कर दें आप लोग, मुश्किल है क्या इसमें कुछ? साइंस स्टूडेंट है यार, ये तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब नकली चीजें होती हैं, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। अब बोलो लैम्डा बाय 10 का स्क्वायर, बोलो नीचे लैम्डा स्क्वायर आएगा, जो नीचे का 100 आएगा वो ऊपर जाएगा, बोलो कितना आएगा, 100 गुना में बोलो कितना, एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। और जरा बताना ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू है, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 100 गुना आएगी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के। तो सर अगर आप वेवलेंथ को 1/10 करेंगे तो उसका स्क्वायर होएगा बेसिकली 1/100 और 100 ऊपर जाएगा बेसिकली, तो समझ सकते हैं आप लोग कि 100 गुना बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? कहीं कोई मुश्किल नहीं है भाई इसके अंदर, कोई मुश्किलात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन दोनों का रिलेशन मैं करवा चुका हूँ तुम लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ से ऐसे रिलेट है, ऐसे अगर वेवलेंथ को 1/10 करोगे करके देख लो, लैम्डा की जगह पे लैम्डा बाय 10 करके देख लो, उसका स्क्वायर होएगा ऊपर 100 जाएगा और पता लगेगा जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उससे 100 गुना ज़्यादा आ रही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, अच्छा पार्ट था। तीसरा पार्ट को हम बोल सकते हैं बढ़िया पार्ट था, ठीक है। लेकिन फोर्थ पार्ट फिर से नकली है, कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता है, MLT की टर्म्स में बताते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए आपको कोई इसकी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला चाहिए इसका। तो यार या तो E = H न्यू या E = में hc/λ, मर्जी है तुम्हारी, किसी को भी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जल्दी निकलेगा तुम लोगों से। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें सारी चीज़ों का वो पता होंगी यूनिट्स, और जिन बच्चों को थोड़ी समझदारी है ना वो न्यू को भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। फ्रीक्वेंसी 1/, तुम्हारा मन करे उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा बराबर कितना आ गया, hc/E, सॉरी हमें h निकालना है ना, h क्या आ गया, E λ/c। यार अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फिजिक्स में सीखा है, m1 L2 T-2, वेवलेंथ का होता है L क्योंकि लेंथ है सर, और C इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज इन मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड, तो LT-1। सो द डायमेंशन ऑफ द H विल बी, L से L कट जाएगा, T-1 ऊपर जाके T+1 हो जाएगा, तो -2+1 हो जाएगा हमारा -1। दिस विल बी m1 L2 T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ H। किससे? हाँ उससे निकाल लो। देखो कितनी सही बात बोली भाई, कि आप लोग क्यों उस पे जा रहे हो। H बराबर बोलो कितना आ जाएगा, λ/mv, क्या आ जाएगी बोलो। अब लैम्डा बोलो क्या है, लेंथ है, m बोलो क्या है, मास है, वेलोसिटी बोलो क्या है, LT-1 है। देखो हो गया, हो तो गया, बोलो m1 L2 T-1, वही तो आई है। मर्जी है यार आपकी, आपके पास जो फॉर्मूला आपको लगता है उससे कर दो क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करके दिखाओ। किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, दिखाना पहला पार्ट, बस ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी करके दिखा देना। बच्चों मैं आपसे वो डिमांड नहीं कर रहा कि आप लोग इसको पूरा सॉल्व करें, लेकिन वैल्यूज तक पुट करके मेरे को दिखा दो कि हाँ इतने तक आ जाएगा सर। जल्दी सब बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। बताना कैसे करोगे। हाँ भाई जतिन, क्या करोगे इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सर डी ब्रोगली वेवलेंथ मांग रहा है। अब हो गया बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, ही है कुछ भी नहीं है। आपके एनसीईआरटी बड़े अलग तरीके से करती है इस क्वेश्चन को,
एनसीईआरटी क्या करती है, सुन लो पहले बताता हूँ। क्या फॉर्मूला निकालोगे तुम लोग, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। क्या एम वी लगाऊं क्लास? देखिए इस क्लास सुनो भाई, मैं लगा सकता हूं, मेरे को पता है एच पता है, एम पता है, वी नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो क्या कर सकता हूं बोलो, काइनेटिक एनर्जी के जरिए उसकी बोलो क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी। कैसे? मुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। बट आपको नहीं लगता कि ये बहुत बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा काम है कि वहां से वेलोसिटी निकालूंगा फिर यहां पुट करूंगा। इससे बढ़िया मैं सीधा क्या करूं, एनसीईआरटी तो ये तरीका अपनाती है, बट हम नहीं अपनाएंगे। हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलेंगे ये रहा भाई हमारे पास फॉर्मूला, सीधा बोलेंगे एच पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, सब तो पता है, वेवलेंथ निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो वो एनसीईआरटी वाला काम नहीं करेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी निकालती है, फिर वेलोसिटी को वहां पुट करती है, फिर सॉल्व करती है। वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द काइनेटिक एनर्जी h अपॉन रूट ऑफ 2mk। जस्ट पुट द काइनेटिक एनर्जी हियर, m हियर, 2 हियर एंड देन सॉल्व करो। किसी को लगता है सर रूट से कैसे सॉल्व करूंगा यार, देख लो एक बार, देख लो 6.626 into 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय में रूट ऑफ 2, मास इज 9.1 into 10 to the power minus 31, काइनेटिक एनर्जी इज 3 into 10 to the power minus 25। चलिए सुन लीजिए कैसे करते इसको। देखिए जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से सुन लीजिए इसको। क्या करो ना, इनको क्लास 3 9.1 और 2 को तो कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 9.1 को 6 से करोगे कितना आएगा आप लोगों का, तो 54.6 आएगा शायद, 54.6। और इसको बताओ क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 25 जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 56। अब देखो सिंपल सी बात है, जो रूट है उससे 56 से बाहर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 28। अरे यार रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, और तुम मुझे बताओ ना अगर 10 की पावर माइनस 56 का रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर बोलो क्या है, हाफ है। पावर मल्टीप्लाई होकर माइनस 28 कर देंगे, तो सीधा ना हमेशा वो पावर को लिया वैसे बाहर हो गया। अब यार तुम ये मत कहना कि सर रूट 54 और सिखा दो, फिर तो ये 8वीं क्लास के टीचर सीखना। रूट 54 क्या है, रूट 54.6 क्या है ना, वो सिखाया गया होगा आपको रूट निकालना, नहीं तो गूगल पे यूट्यूब पे वीडियो डाली कि भैया मेरे को स्क्वायर रूट सीखना है कैसे निकलते हैं, तो आपको सिखा देंगे। वो तरीका नहीं सीखा था वाला है ना, तो वो वाला तरीका है, छोटी क्लास का तरीका है यार, इस पर टाइम लगाएंगे तो फिर हम ये चीज़ें कब सीखेंगे। सो रूट ऑफ 54.6 कुछ ना कुछ आ जाएगा। अरे क्लास ऊपर है 10 की पावर माइनस 34, ये है 6.626, कुछ नहीं है ऐसा कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होती है सर। ये डिवाइड इससे होएगा, ये पावर ऊपर जाएगी, 10 की पावर माइनस 6 बचेगा और यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, आंसर आ गया भाई। क्लियर हुआ, कुछ नहीं आया समझ में? तो भाई एक बात सुन लीजिए क्लास, प्लीज शोर मत करो तुम लोग अपना ना। देखो भाई सिलेबस जो है ना उसमें सेकंड चैप्टर से कुछ चीजें रह रही थी पेपर से पहले, अब वो भी करवा दिया आप लोगों को। तो आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हैं? पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड 5 6 7 7 चैप्टर रिडॉक्स, जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा। आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल में यही आ रहा है, रेजोनेंस का बता देंगे आप लोगों को, पेपर से पहले बता देंगे। ये सारा पता लग गया भाई। अरे मेरी तरफ से चैप्टर्स हो गए भाई फिनिश ही वाले आप लोगों के। आगे की कहानी सुन लीजिए क्लास, पीछे अक्षरा बातें नहीं। ये जो 3 टॉपिक बोर्ड पे लिखे गए हैं, बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको क्लियर है भाई? हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी हमारा पहला टॉपिक था जब हमने स्टार्ट करा था आखिरी 2-3 क्लास पहले। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी फॉर डेल्टा एक्स डेल्टा, याद है बमला? और डी ब्रोगली वेवलेंथ तो यार सिंपल सी चीज है, बोलो क्या? इसके लिए ये याद कर लो, इसके लिए ये याद कर लो, उसके लिए E इज इक्वल्स टू 5 प्लस में, और इस बात की गारंटी है इन 3 में से 2 पर या 1 पर तो मिनिमम क्वेश्चन आना है। ध्यान रखना, मिनिमम बता रहा हूं, एक तो टॉपिक कंफर्म्ड है। कौन सा आएगा कुछ नहीं कह सकते, दोनों पे भी आ सकते हैं, तीनों पे भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो कंफर्म्ड है। क्लियर हो गया? लक्षित नहीं आया समझ में? पक्का? अब कल की सुन लो भाई। आयुष बंद कर दियो वीडियो, बंद कर दियो वीडियो।